स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग 7 क्लास का ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे वायुमंडल, और ये आप लोग का चौथा चैप्टर है। उसका मैं वीडियो का सेकंड भाग बना रही हूँ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वायुमंडल क्या है ये जान चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आज जानेंगे वायुमंडल की संरचना। तो नीचे से ऊपर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है तापमंडल, पांचवा वहीमंडल। तो ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर उठते जाते हैं। ये परतें लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। पहले हम लोग जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार यानी ओस, आंधी, तूफान, मेघ आदि इसी भाग में घटित होती है। क्षोभ मंडल के गर्भ औष्ण शीतल होने के कार्य विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। जबकि संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है। यह तभी संभव होता है जबकि वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता होती है, तथा यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। संचालन को ही परिचालन भी कहा जाता है। दूसरा है संताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग संताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि संताप मंडल जो है वो, इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है और यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम होती है। क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा संरचना जो है वायुमंडल का वो उत्तम होती है, तो संताप मंडल उत्तम होती है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। यहाँ ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों व हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन क्या करती है? हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। यहाँ तापमान लगभग एक समान होती है। तीसरा है मध्य मंडल। यह मंडल संताप मंडल और वायुमंडल के बीच वाली परत होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। यह मंडल काफ़ी ठंडा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान जो है वो गिरता जाता है और हमें ठंड महसूस होती है। इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। आयनमंडल धरातल से 80 सेंटीमीटर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का भाग होता है। इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटती रहती है।
पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा दोबारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संरचना के लिए होता है। चौथा है वायुमंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल परत कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें, हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। मौसम एवं जलवायु। आज मौसम एवं जलवायु, इसको आप लोग अपने से देखिएगा, है ना। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वहीं दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व जो है वो जलवायु होता है। यह स्थल रूप, मृदा के प्रकार तथा वनस्पति को प्रभावित करता है। यह मनुष्य की जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास शामिल है। मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व ये हैं: तापमान, वायुदाब, पवन तथा आर्द्रता। तापमान वायु में किसी स्थान पर उस समय का ताप और शीतलता की प्रबलता को तापमान कहते हैं। यह समय के साथ बदलता रहता है। वायुमंडल का तापमान दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक है आतपन, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। अब आप बताएं कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? आतपन पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। आतपन के विभाजन के कारण ही जीव जंतुओं का जीवन जो है वो प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम गांव से शहर की ओर आते जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि शहर में कल कारखाने, मोटर गाड़ियां आदि तापमान को और अधिक बढ़ा देती है। तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं। तापमान को नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। वायु दाब। हम लोग हवा के समुद्र के नीचे रहते हैं। वायु में वजन होता है जो दाब पैदा करता है। दबाव यानी यह जानकारी आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। अब है समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र वाले स्थान पर वायु दाब जो है वो बहुत अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब जो है वो घटता जाता है। वायु दाब का क्षितिज वितरण उस स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस कारण यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो है वो ठंडी होती है, इसलिए यह भारी होती है। हमारी वायु विभाजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है।
वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम एवं तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। वायु दाब को नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। अब है पवन यानी हवा। पृथ्वी पर तापमान का असमान विभाजन है। इसी प्रकार वायु दाब पेटियां बनती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन दिशा सूचक प्रवाहित वायु या पवन की दिशा का पता लगाता है और एनीमोमीटर से हम पवन की गति को मापते हैं। आप पवन को कम करते भी देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाता है या तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देता है। कभी कभी पवन इतना तेज होता है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। जब जोर की आंधी आती है तो तेज पवन में छाता लेकर भी चलना आसान नहीं होता है, छाता को उड़ा ले जाता है। जरा सोचिए आपने कब कब तेज पवन के कारण कठिनाई उठाई है। पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो आइए सबसे पहले हम लोग अस्थायी पवन के बारे में जानें। जिस दिशा में हवाएं प्रायः साल भर चला करती है उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहते हैं। दूसरा है मौसमी पवन। जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। ऐसे पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवन। तीसरा है स्थानीय पवन। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं, जैसे स्थल एवं समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जब गर्म हवा चलती है गर्मी के दिनों में। यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। आर्द्रता। पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों का जल जब वाष्पित होकर गर्म होता है तब जल वाष्प बन जाता है और तब वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। वायु में किसी भी समय उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है आर्द्रता के समय, एवं हमारे शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। आर्द्रता मापने के लिए हम लोग क्या मशीन का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता नापने की मशीन को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है यानी पानी गर्म होकर जब उसका भाप ऊपर उठता है तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित और ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि ये हवा में तैरने लगती है तब यही वर्षण के रूप में यानी वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। जेट हवाई जहाज आकाश में उड़ते हुए अपने पीछे एक लंबा सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक
पथ के रूप में दिखाई देती है। जल के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाला बर्षण वर्षा कहलाता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्ती वर्षा। संवहनीय वर्षा सूर्य के ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है, यानी हमारी पृथ्वी जब गर्म हो जाती है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। जब ठंडी हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। ऐसी वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वत के दूसरी ओर के हिस्से में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है। इसे वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि मतलब वर्षा ही होता है। तीसरा है चक्रवर्ती वर्षा। जब गर्म और आर्द्र हवा ऊपर उठती है तो यह ठंडी हवा से मिल जाती है और सघन होकर वर्षा कराती है। यह अधिकतर तटीय क्षेत्रों में होती है। जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा का जल ही सतह के नीचे रिसकर भौम जल या भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। धरती के नीचे जो पानी हमें प्राप्त होती है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत यदि वर्षा अधिक होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वायुमंडल को समझ चुके होंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले